हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटीज़, क्योंकि एनसीईआरटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और एनसीईआरटी नहीं पढ़ने पे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, टीआरईज़ हो, टीचर्स वाला एग्ज़ाम हो, वहाँ से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं और बीपीएससी में सबसे ज़्यादा और यूपीएससी में भी सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है और अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बेस भी मजबूत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपने बेस को मजबूत करना है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो क्लास 6 से एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और भी किस किस क्लास का पढ़ना है वो सारा आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि यूपीएससी के लिए कहाँ से पढ़ना है, बीपीएससी के लिए कहाँ से पढ़ना है, वो आपको सारा वीडियो में उपलब्ध होगा। साथ ही आप लोग मेरे ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ऐप का नाम है चौहान एकेडमी, जिसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का हम लोग का पहला चैप्टर कब कहाँ कैसे। तो ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले एनिशिएंट होता है, फिर मिडाइवल होता है, फिर मॉडर्न होता है। तो एनिशिएंट हिस्ट्री हमें क्लास 6 में पढ़ना है, मिडाइवल मध्यकालीन हमें, आरंभिक इतिहास हमें क्लास 6 में, दूसरा मध्यकालीन इतिहास हमें क्लास 7 में और मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास हमें पढ़ना है क्लास 8 में। तो ये जो 6 है वो एनिशिएंट का पूरा हमारा कवर अप करेगा और एनिशिएंट में हमारा जितना भी डाउट्स रहेगा वो क्लियर होगा। तो आज का पहला चैप्टर है कब कहाँ कैसे। ये हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री में एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट, कब कहाँ क्या, कब कहाँ और कैसे। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि पहले के लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते थे और कौन कौन सी खेती पहले स्टार्ट हुई, किसे पालतू बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन, इतिहास जो होता है वो भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन होता है। इतिहास में हम लोग हमारे बीते हुए समय में जो भी घटनाएँ हुई हैं उनका अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि वो कितने समय पुराना था। तो इतिहास इसे ही कहते हैं, भूतकाल में बीती हुई घटनाओं का अध्ययन। तो आज हम लोग वही करेंगे। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लोग सबसे पहले कहाँ रहते थे, लाखों साल पहले नर्मदा नदी के तट पे। तो लोग नदियों के तट पे रहते थे क्योंकि नदी के पास उनको आजीविका का बहुत साधन मिल जाता था। नदी से उनका सारा काम चलता था, इसलिए लोग नदियों के पास रहते थे। नर्मदा नदी के तट पे पाया गया है कि सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। और लोग जो है वो कुशल संग्राहक थे, आखेटक शिकारी थे। तो लोग क्या थे, संग्राहक थे, वो संग्रह करना जानते थे भोजन का और वो शिकारी हुआ करते थे, शिकार करते थे और अपना भोजन पाते थे शिकार करके। तो लोग नदियों के किनारे रहते थे। सर्वप्रमुख नदी नर्मदा नदी के तट पे रहते थे, कुशल संग्राहक थे और शिकारी हुआ करते थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें क्लास 6 में पढ़ना है। फिर फसलों का प्रमाण, तो यहाँ से हमें फसलों का प्रमाण भी मिलता है। 8000 साल पहले फसलों का प्रमाण मिलता है। 8000 साल पहले गेहूँ और जौ के फसल का प्रमाण मिलता है। कहाँ पे मिलता है, गेहूँ और जौ का प्रमाण मिलता है कि गेहूँ और जौ उगाए जाते थे 8000 साल पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर। तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं भारत में और वहाँ पे क्या होता था, ये आपको मैपिंग में ज़्यादा पता चलेगा कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ थी। तो वहाँ से हमें सबसे पहले मिला है अच्छा, ये भारत वाले एरिया में नहीं, ये बल्कि पाकिस्तान वाले एरिया में है। यहाँ पे हमें किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। तो भारत की इधर हम जब चलते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ, तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ यहाँ पे हुआ करती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि भारत के अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ थी। किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ भारत में नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान वाले हिस्से में। तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ थी। यहाँ से पाकिस्तान वाला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास,
यहाँ पे सारी नदियाँ हैं। यहाँ पे नर्मदा नदी हुई, तो इसी नदी के तट पे सबसे पहले जीवन का प्रमाण मिलता है कि लोग नर्मदा नदी के तट पे लोग निवास करते थे और कुशल संग्राहक थे और आखेटक भी हुआ करते थे। साथ ही 8000 साल पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ 8000 साल पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ जो कि भारत के बाहर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, वहाँ पे गेहूँ और जौ के प्रमाण मिले हैं। और पशुपालन, गाय, बकरी, बैल, कुत्ता ये लोग पालते थे। तो सबसे पहले कुत्ता पाला गया था और उसके बाद गाय, बकरी, बैल लोग पालना शुरू करते हैं। फिर कृषि का विकास होता है धीरे धीरे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों पर कृषि का विकास स्टार्ट हो जाता है। लोग आखेटक संग्राहक से कृषि का विकास करने लगते हैं। और यहाँ पे विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये भारत का मैप है और यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियाँ, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में हमें कृषि का निशान मिलता है। विंध्य की पहाड़ियाँ जो कि भारत के मध्य में है। यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से हमें कृषि का विकास मिलता है। और उसके बाद उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ, तो उत्तर भारत का उत्तर और पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ मिलती हैं जहाँ से कृषि का विकास, और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, यहाँ से कृषि का विकास हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे किरथर और सुलेमान में हमें मिलता है गेहूँ और जौ का प्रमाण मिलता है देखने के लिए। और उत्तर पूर्व तथा गारो मध्य भारत में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो इस वाले क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विंध्य की पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ पर सबसे पहले हमें चावल का प्रमाण देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे सहायक नदी के बारे में। तो वैसी छोटी नदी जो बड़ी नदियों में मिल जाती है सहायक नदी कहलाती है। और इन सहायक नदियों के किनारे नगर बसे हुए थे। वैसी नदियाँ जो बड़ी नदियों में मिल जाए उन्हें सहायक नदी कहते हैं। और इन नदियों के किनारे बहुत सारे नगर बसे हुए थे। 4700 वर्ष पूर्व इनके कारण आरंभिक नगर का विकास होता है। इसी सहायक नदियों के कारण 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर बसे थे। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था। गंगा और उनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं यहाँ पे नगरों का विकास हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गंगा नदी हम देखेंगे, गंगा और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, सोन नदी, ये सब, यमुना, ये सब जितनी भी सहायक नदियां हैं उसके आसपास हमें नगरों का विकास देखने को मिलता है। तो गंगा की जितनी भी सहायक नदियां थी वहाँ पे सर्वप्रथम 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर देखने को मिला। और गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे का नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास नगरों का विकास आरंभ हो गया था। और गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र यहाँ पे मगध साम्राज्य था। गंगा नदी के दक्षिण के आसपास के क्षेत्र को मगध साम्राज्य कहा जाता है, जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो बिहार वाले क्षेत्र को हम लोग मगध साम्राज्य के नाम से जानते थे और गंगा नदी के दक्षिण में यह स्थित था। अब छोटा सा नोट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया किसको किसको दिखाता है? दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया जो है वो एक महाद्वीप से छोटा है। तो एशिया को हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं यहाँ पे। दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया में
ये सारा भाग जो है पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशाल तथा बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण से प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया नदियों, पहाड़ों आदि में बटा हुआ है तो इसको उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो इस वाला क्षेत्र को दक्षिण एशिया, ये वाला क्षेत्र हो गया। उत्तर एशिया इधर और दक्षिण एशिया नीचे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे देश सटे हुए मिलते हैं। उसके बाद पड़ोसी देश मिलते हैं इस एरिया में, और उसके बाद समुद्र मिलेंगे, हमें पहाड़ियाँ मिलेंगी, और इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये नोट्स हमें याद रखना है। फिर लोगों की यात्रा है। उपमहाद्वीप के बाहर से आए हुए लोगों के कारण सांस्कृतिक परंपराएं समृद्ध हुई। तो उपमहाद्वीप से बाहर से जो भी लोग भारत में आते रहते थे तो उनके चलते संस्कृति में बदलाव हुआ। वहाँ से जितने भी लोग आते थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आते थे और लोग यहाँ से उनकी संस्कृति को सीखते थे। जैसे पत्थर तराशना, संगीत, भोजन बनाने के तरीके को अपनाते रहे। तो बहुत सारे लोग आते थे बाहर से। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई आएगा तो हमें उसका अगर अच्छा लगता है तो हम उसे अपना लेते हैं। तो इसी तरह से उपमहाद्वीप से बाहर लोग आते थे, पत्थर तराशना सीख रहे थे, बहुत सारे काम सीख रहे थे, भोजन बनाना सीख रहे थे, लोगों की यात्राएं जारी थी। फिर देश का नाम इंडिया इंडस से निकला। देश का नाम इंडिया कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो हमारा देश भारत का नाम इंडिया इंडस से निकला है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आगे वाले ईरानी और यूनानी सिंधु को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। तो ये सारी लंबी चौड़ी बातें हैं कि 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानी लोग जो थे वो सिंधु को हिंदोस कहते थे और या इंदोस कहते थे, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए भारत नाम का प्रयोग क्यों किया जाता था कि उत्तर पश्चिम में जो लोगों का समूह था उनको भारत कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो भारत की सबसे आरंभिक रीति वेद है ऋग्वेद। उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि भारत शब्द का समूह का प्रयोग किया गया है भारत के लोगों के लिए 3500 वर्ष पूर्व ये बातें कही गई हैं ऋग्वेद में। इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत। अब हमें पढ़ना है चैप्टर में इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या थे। तो इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत थे पांडुलिपियाँ जो थी वो भोजपत्र या तार के पत्तों पर लिखी जाती थी। तो भोजपत्र पहले कागज़ का उपयोग करना हम लोगों ने नहीं सीखा था। तो भोजपत्र एक बड़ा बड़ा पत्ता होता था या तारपत्र, उस पर जो लिखावट लिखी जाती थी उसको पांडुलिपि कहते हैं। उसको इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द मैन्यू से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। तो ये इतिहास का मुख्य स्रोत है पांडुलिपि। फिर शिलालेख, पत्थर या धातु की चट्टानों पर खुदे हुए लेख। जो पत्थर या धातु पर राजा लोग खुदवाते थे कुछ बातें, तो उसको शिलालेख कहते हैं। पुरातत्व साक्ष्य, और तीसरा है पुरातत्व साक्ष्य। धरती की खुदाई से प्राप्त औजार, बर्तन, कुछ भी जो भी सामान होता है धरती के अंदर से जो भी सामान निकलते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, और इससे भी लोग इतिहास की जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इतिहास के 3 स्रोत हुए पांडुलिपियाँ, शिलालेख और पुरातत्व साक्ष्य। इतिहासकार पुरानी चीज़ों की जांच करके इतिहास की जानकारी इकट्ठा करते हैं, और पुरातत्वविद खुदाई करके चीज़ों की जांच करते हैं। तो इतिहासकार पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके इतिहास के बारे में बताते हैं, और पुरातत्वविद जो होते हैं वो धरती के अंदर से जो भी वस्तुएं निकलती हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और जाँच करते हैं। तो ये हो गया इतिहास की जानकारी जो कि हमें पढ़ना है इसी बुक में। फिर कब की घटनाएं। इतिहास में समय का पता तिथियों से लगता है। तो कब की घटनाएं हैं वो तिथियों से इतिहास में समय का पता लगाया जाता है, एडी और बीसी। तो ईसा पूर्व बीसी और ईस्वी एडी का प्रयोग किया जाता है। 2 तिथियों का प्रयोग किया जाता है, एडी और बीसी। हमारा बीसी हो गया पूर्व और ईस्वी हो गया, तो पूर्व और ईसा पूर्व बीसी और एडी ईस्वी, ये 2 तिथियों का प्रयोग किया जाता है। ईसा पूर्व का अर्थ है 5000 ईसा के जन्म, 5000 वर्ष ईसा के जन्म से पहले। ईसा पूर्व मतलब 5000 वर्ष। हम लोग ईसा मसीह के जन्म से पहले 5000 पीछे चले जाएंगे तो वो ईसा पूर्व होगा, और ईसा मसीह के जन्म से 5000 आगे चले जाएंगे तो वो
ईस्वी एडी हो जाएगा। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म के 5000 साल पहले, और एडी होता है वो जन्म के बाद, 5000 साल जन्म के बाद। और इतिहास तो हमने जाना कि इतिहास भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन है। फिर महत्वपूर्ण तिथियां हम लोग देखेंगे। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व होता है। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर मिलता है। गंगा घाटी के नगर मगध पर बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। 2250 वर्ष पूर्व अभिलेख 2250 वर्ष पूर्व अभिलेख मिला है अफगानिस्तान के कंधार में, जो कि अशोक के द्वारा खुदवाया गया था। तो अफगानिस्तान के कंधार में एक शिलालेख मिला है 2250 वर्ष पूर्व, जो कि अशोक के द्वारा खुदवाया गया है। तो ये थे इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें क्लास 6 एनसीईआरटी में पढ़ना है। एनसीईआरटी क्लास 6 का बुक है और इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा कब, कहाँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये ओल्ड वाला एनसीईआरटी, अभी तो फ़िलहाल 6 एनसीईआरटी बुक्स चेंज हो गई है जो कि इससे थोड़ा अलग है। तो हमें क्लास 6 में ये सब पढ़ना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो ये था क्लास 6 चैप्टर 1 का हमारा इम्पॉर्टेंट नोट्स, और बस इतना ही पढ़ना है इसमें। और इसको पढ़ने के बाद आप लोग इसका नोट्स बना ले, जो कि बहुत ही यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। और फिर इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपना सारा एनसीईआरटी कवर अप करेंगे। तो आप लोग मेरे ऐप को भी ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब को भी ज्वाइन कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नई बातों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।